नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय गंभीर हूँ, सेक्रेटरी दिल्ली मेडिकल एसोसिएशन का। मैं एक वैक्सीन इंडिया डॉट ऑज साइट का एडमिनिस्ट्रेटर हूँ, स्टेट इम्यूनाइजेशन टास्क फोर्स का मेंबर हूँ और नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी कमेटी का मेंबर 2001 से 2017 तक रहा हूँ। आज बहुत विषय है, बहुत बात हो रही है, बहुत मुद्दे आ रहे हैं वैक्सीन के ऊपर, खासकर कोविड-19 के अगेंस्ट वैक्सीन के ऊपर। और इसके अंदर सबसे इम्पॉर्टेंट मुद्दा आ रहा है कि कौन सी वैक्सीन ठीक है। आज फेज़ 3 ट्रायल में कई वैक्सीन हैं, तो एक हमारी तो फाइज़र की वैक्सीन है जिसको EUA एमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन की जिन्होंने परमिशन डाल दी है और उनको यूके ने दे भी दी है। दूसरी जो हमारी वैक्सीन है वो मॉडर्ना की है। तीसरी हमारी वैक्सीन एस्ट्राजेनेका की है जो ऑक्सफोर्ड में हुई है ट्रायल और इंडिया में उसका प्रोटोटाइप दिया जाएगा, यहाँ पर हम बनाएंगे। उसके साथ एक इंडियन वैक्सीन है, उसके साथ एक चाइनीज़ वैक्सीन आ रही है, उसके साथ एक रशियन वैक्सीन आ रही है, अभी और भी वैक्सीन आएंगी। कम से कम 48 वैक्सीन ट्रायल कर रहे हैं, लेकिन 6-7 सबसे ऊपर है। इंडिया का बहुत रोल है कि इस ज़्यादा से ज़्यादा वैक्सीन, सस्ती वैक्सीन इंडिया में बनती हैं। हाँ, कॉपीराइट किसी का भी हो, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट किसी का भी हो, इंडिया की फैसिलिटी यूज़ की जाती है। जैसे हमारे सीरम इंस्टीट्यूट हो गए, भारत बायोटेक हो गए, हैफकिंस हो गए। इसमें वैक्सीन की बात आ रही है कि इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन, यस, जिस वैक्सीन को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है आज की डेट में वो सबसे कॉस्टली वैक्सीन है। लेकिन ये पहले जब दी जाएगी तो यूरोप के लोग और अमेरिकन लोग इस वैक्सीन को ले सकते हैं कि इसकी कॉस्ट जो है आज की डेट में हम $80 से $100 है तक पड़ेगी। इसको स्टोर करने के लिए -70 का टेम्परेचर चाहिए। -20 से -70 का टेम्परेचर में ये वैक्सीन होंगी। क्या हमारे कंट्री में ये वैक्सीन अवेलेबल है? अभी अवेलेबल नहीं है। अभी इसको लाइसेंस नहीं किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, ड्रग कंट्रोलर जनरल ने लाइसेंस नहीं किया है। क्या किसी और वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है? जो ऑक्सफोर्ड की वैक्सीन है जो सीरम इंस्टीट्यूट बनाएगी, नहीं, अभी तक किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं दिया गया है। आज तक इंडिया की हिस्ट्री में किसी भी वैक्सीन को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं दिया गया। मैं थोड़ा सा आपको बताऊं कि वैक्सीन के ट्रायल फेज़ 1, 2, 3, 4 तक होते हैं। कई जगह लोगों ने उसको 5 में भी कर दिया और सेफ्टी और फॉलोअप में भी कर दिया है। लेकिन इन 4 ट्रायल्स में ये देखा जाता है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस, एफिकेसी और सेफ्टी सबसे ज़रूरी है। अगर वैक्सीन उन लोगों को दी जाती है जिनमें बीमारी नहीं होती, यानी कि वैक्सीन एक दवाई है जो बचाव के लिए दी जाती है। अगर मैंने किसी को वैक्सीन दी और कुछ रिएक्शन हो जाए या डेथ हो जाए तो वो बहुत बड़ी बात मानी जाती है। इसलिए वैक्सीन की सेफ्टी सबसे ज़रूरत है और इसलिए यूरोपियन कंट्री और अमेरिकन कंट्री में इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन देने के तरीके बिल्कुल अलग अलग हैं। हमारी कंट्री में अभी तक किसी भी वैक्सीन को नहीं मिला। ड्रग को मिला है, टैमी फ्लू को मिला है, हमने किड्स को दिया गया। तो ये पहला बहुत ही बड़ा टेस्ट होगा हमारी कंट्री के लिए, ड्रग कंट्रोलर के लिए, कि हम इसको इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन कैसे दें, किन तथ्यों पर दें और क्यों दें। बेनिफिट शुड बी मोर रादर देन ए रिस्क। तो यूरोप में ये प्रिंसिपल लिया जाता है कि जिसका फ़ायदा ज़्यादा है और साइड असर कम है, मैंने उसी को ही अलाउ करना है। पहली चीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे देश के लिए। और हमारे देश के लिए जो एस्ट्राजेनिका की और सीरम इंस्टीट्यूट वाली वैक्सीन है जो $2 से $3 है, वही हम लोग मास के लिए दे सकते हैं। तो मैं ये बोलूँगा एस्ट्राजेनिका वाली वैक्सीन जो है सीरम इंस्टीट्यूट वाली है वो मासेस के लिए है और फाइज़र वाली वैक्सीन जिसको दिया है वो क्लासेस के लिए है। हाँ, कॉस्टली है, असरदार है, 90% तक इफेक्टिव है, तो बिल्कुल क्लासेस लेंगे और कॉस्टली भी है। तो अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी में वो हमारे लिए नहीं है, हम दूसरे को देंगे। क्या हम इसको स्टोर कर सकते हैं? यस, एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन जो इंडिया में बन रही है उसके लिए स्टोरेज के लिए मेरे को 2 से 8 डिग्री चाहिए, जो कि मेरे पास उसकी पूरी सुविधा है। इंडिया का वैक्सीन
इम्यूनाइजेशन सिस्टम बहुत ही रोबस्ट है और हमारा कैरियर से लेके ILR से लेके फ्रिजेस से लेके हमारे पास पूरा तामझाम है 2 से 8 वाला। -20 वाला भी है, लेकिन वो मासेस के लिए इतना यूज़ नहीं हो सकता। वो चंद हॉस्पिटल में, चंद मास स्टोरेज में, कोल्ड स्टोरेज में अवेलेबल है। -70 वाला बहुत ही कम है, वो सिर्फ स्पेशलाइज्ड लैब में होगा। तो दोस्तों, अभी एस्ट्राजेनिका की वैक्सीन आने तो हमें कोई जल्दी नहीं है वैक्सीन की, क्योंकि वैक्सीन अभी यूरोपियन कंट्री में शुरू होगी तो हम उससे समझ जाएंगे कि कौन सी वैक्सीन अच्छी है और कौन सी वैक्सीन के साइड असर हैं। हाँ, इसके साथ एक रोबोट्स कमेटी बनाई गई है एडवर्स इवेंट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन की, जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है पब्लिक वैक्सीन प्रोग्राम को देने के लिए। एक कॉन्फिडेंस आता है पब्लिक में देने के लिए। मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि कुछ वैक्सीन कंपनियों ने, मैं अखबार में पढ़ रहा था कि किसी को थोड़ा सा रिएक्शन आया चेन्नई में और उसको 100 करोड़ का नोटिस दे दिया। वो भी गलत बात है, क्योंकि हमारे कानून के हिसाब से जब भी ट्रायल होते हैं, कभी भी साइड इफेक्ट आते हैं, किसी की डेथ होती है ड्यूरिंग द ट्रायल्स, उसको कंपनसेशन दिया जाता है, उसको थ्रेट नहीं किया जाता। तो अगर मैं किसी को थ्रेट करूंगा तो जेन्युइन कॉम्प्लिकेशन भी होंगी, वो अंडरग्राउंड चली जाएंगी। तो हम DMA की तरफ से किसी का इस टाइप का थ्रेटिंग एटमॉस्फेयर नहीं बनाना चाहते। ये विन विन सिचुएशन होनी चाहिए। अगर किसी बंदे को कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कम्युनिकेशन गैप है, उसको एड्रेस किया जाए। सिंपल ये नहीं बोला जाए कि वो गलत बता रहा है और मैं उसको सू कर दूंगा। धन्यवाद। और मैं सोचता हूँ कि हम सब मिलके कोरोना को हराएंगे और वैक्सीन के सक्सेस को देखने के लिए एक पहली वैक्सीन है ये, जो कि एडल्ट्स को दी जा रही है। याद रखिए, अभी तक वैक्सीनेशन जो है सारी की सारी बच्चों को दी जाती थी। तो एडल्ट्स कैसे बिहेव करेंगे मास वैक्सीनेशन में? बच्चे को दो बच्चा चुप रहता है, रोता रहता है, लेकिन एडल्ट इसको कैसे यूज करेंगे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसलिए सिविल सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट को अपने साथ रखनी चाहिए, प्रोफेशनल बॉडीज़ को सबको साथ रखना चाहिए, प्रेस और मीडिया को भी साथ लेना चाहिए, क्योंकि इस समय मिस इन्फॉर्मेशन फैलती हैं। लेकिन हमें मिस इन्फॉर्मेशन से नहीं डरना, हमें इन्फॉर्मेशन के साथ चलना है। इसलिए ट्रांसपेरेंसी ज़रूरी है। एक एक बंदा इंपॉर्टेंट है। किसी को भी रिएक्शन होगा तो उसको प्रेस को बताएं, गवर्नमेंट को बताएं, हमको बताएं, ताकि डाटा पूरा हो। धन्यवाद।